हाय, दिस इज गोलब। आज लेक्चर 10 है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में स्प्रिंग फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 9 तक काफ़ी चीज़ें सीखा है। उसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तीनों लॉ के बारे में स्टडी किया। तो स्प्रिंग फोर्स के अंदर हमें न्यूटन्स का फर्स्ट और सेकेंड लॉ का इस्तेमाल होगा। ठीक, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखा नहीं, प्रीवियस वीडियोस देख के आ जाएंगे, जिससे कि हमें आसानी से समझ में आएगा। फिर भी इस वीडियोस के अंदर जितना भी जरूरी है कॉन्सेप्ट है मैं बता दूंगा। ओके, स्प्रिंग फोर्स शुरू करते हैं। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो हमारे पास स्प्रिंग है, अभी का इसमें स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर होता है तो उसमें कोई फोर्स नहीं है। जैसे इसको मैं अगर इसको इस तरफ पुल करता हूँ, यानी कि खींचता हूँ, खींचने से क्या होगा? इलांगेशन होगा। जैसे मैं जिस फोर्स से खींचूंगा तो स्प्रिंग भी उतना फोर्स से रिटर्न हमें खींचेगा। इसी को बोलता है स्प्रिंग फोर्स। यानी कि स्प्रिंग हमेशा अपना नेचुरल लेंथ पे रहना चाहता है। क्लियर हो गया? इसकी अपोजिट अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, अगर इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ तो स्प्रिंग अपोजिट फोर्स लगाएगा इसकी नेचुरल लेंथ पे पहुँचने के लिए। फॉर एग्जांपल, इसको अगर मैं कंप्रेस करके छोटा कर देता हूँ, यानी नज़दीक नज़दीक ये हो गया, तो ऐसा केस पे स्प्रिंग किस तरह फोर्स लगाएगा? मैं कंप्रेस किया, मेरा अपोजिट पे फोर्स, यानी कि ये हो गया पेस पी। तो जब इलांगेशन खींचूंगा, पुल करूंगा, तो अभी पुल करेगा, यानी कि मैं पुल किया, स्प्रिंग भी पुल किया, मैं पुश किया तो स्प्रिंग भी पुश करेगा। कुल मिला के स्प्रिंग कौन सा लेंथ में आना चाहता है? उसका नेचुरल लेंथ में आना चाहता है। तो इसी को बोला जाता है स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है देखते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स जनरली हम ऐप से डिनोट करेंगे। अभी से ऐप का मतलब स्प्रिंग फोर्स, इस चैप्टर में, इस वीडियोस में ऐप का मतलब स्प्रिंग फोर्स ही है। ओके, ये ऐप डिपेंड करता है, तो चेंज हो रहा है लेंथ, यानी कि ये था ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पर कुछ लेंथ चेंज हुआ है, ये मान लेते हैं एक्स है। तो ये जितना ज़्यादा खींचते उतना स्प्रिंग फोर्स, उतना ताकत हमें ज़्यादा लगता है, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स चेंज इन लेंथ। इसको हम इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलता है के एक्स। और ये फोर्स जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस तरफ लेंथ चेंज हो रहा है, लेंथ इस तरफ चेंज हो रहा है, तो फोर्स अपोजिट लेंथ इस तरफ चेंज हो रहा था, यानी कि छोटे हो रहे, कम हो रहे थे इस तरफ। तो ऐसा कंडीशन अपोजिट में फोर्स कर रहा था, इसलिए इसके आगे हमारा क्या आता है? माइनस, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन है। तो स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस चेंज इन लेंथ का विरोध करता है। नेगेटिव साइन यही सिंबल कर रहा है, अपोजिट ऑफ चेंज इन लेंथ। लेंथ बढ़ रहा है तो फोर्स उसके अपोजिट में है। ठीक है, के क्या है? के को बोला था स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग की मटेरियल्स, स्प्रिंग की लेंथ, इनके ऊपर डिपेंड करता है। स्प्रिंग की साइज इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो के को क्या बोला जाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इसके यूनिट क्या होगा? ये न्यूटन है और ये मीटर है, तो एक्स इस तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब इसका अगर यूनिट बोलता हूँ तो यूनिट इक्वल न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग के हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तभी हमें फोर्स अलग लगेगा। अलग स्प्रिंग में सेम फोर्स अगर अप्लाई करूँ तो उसका एक्स अलग अलग होगा, डिपेंड ऑन के। मैंने फोर्स सेम लगाया, अगर के अलग है तो एक्स अलग होगा। क्लियर हो गया? ओके, तो स्प्रिंग के प्रॉपर्टीज है के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम देखेंगे इस स्प्रिंग को तोड़ के, यानी कि थोड़ा काटने की बात करेंगे, फिर जोड़ने की बात करेंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हम स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? इसको जब भी लिखता हूँ पॉज करके नोट डाउन करना।
ठीक है, चलो इस तरफ देखते हैं। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। इसे हम क्या समझ रहा है, मेरे पास अगर स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको मैं इक्वली हाफ कर रहा हूँ, यानी कि आधा कर रहा हूँ, तो ऐसा केस में जैसे आधा हो जाएगा, इस आधा पोर्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, लेंथ कितना हो गया L/2, L/2, ये होगा 2K, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ हमारा जितना गुना घटेगा उतना गुना के इंक्रीज होगा। ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 से प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरी केस, इसी स्प्रिंग को अगर मैंने 1:2 में तोड़ता हूँ, कैसे, 1, 2, यानी कि यहाँ पर काट दिया 1:2। तो पहले इसका लेंथ था L, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो अभी नया का क्या होगा, न्यू का इस पार्ट का लेंथ कितना है, टोटल लेंथ L है, और L का टोटल 3 पार्ट का 1 पार्ट, यानी कि 1/3 ऑफ L, और इसकी लेंथ होगा 2/3 ऑफ L। स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे होगा इस केस में, जिसका कम लेंथ है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा, इन्वर्सली है, तो 3/1 K और 3/2 K, ये हो गया न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया चलो गुड। तो अभी हमने क्या किया, काटने के बाद हमने देखा कि नया जो पीसेज बना उसका लेंथ और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी हम देखेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ने का 2 तरीका है। 2 स्प्रिंग को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ सकते हैं, सीरीज में जोड़ सकते हैं और पैरेलल जोड़ सकते हैं। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब 2 स्प्रिंग को जोड़ना। तो 2 स्प्रिंग को हम 2 तरह से जोड़ सकते हैं, एक सीरीज में, एक पैरेलल में। तो सीरीज वाला कैसे रहेगा, मेरे पास स्प्रिंग ए है और इसको दूसरा इसके साथ जोड़ दिया, दैट इज कॉल इसका K1 K2। तो स्प्रिंग को जब सीरीज में और स्प्रिंग को जब पैरेलल में हम जोड़ते हैं, ऐसा कंडीशन में स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ क्या होता है वो हम चेक करने जा रहा है। क्लियर हो गया ये, ओके। ऐसा केस में जब ये दोनों का जो रिजल्टेंट स्प्रिंग आएगा, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा, हम मान लेते हैं दोनों को जोड़ने के बाद एक सिंगल बन गया, तो इसको बोलते हैं के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट होगा 1/K इक्विवेलेंट 1/K1 प्लस 1/K2। हमने ऑलरेडी रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल स्टडी के क्लास 10 में, उसमें क्या देखा, जब रेजिस्टेंस सीरीज में है बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस, अगर मेरे पास रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये 2 रेजिस्टर मैंने सीरीज में जोड़ दिया, तो इसका रिजल्टेंस क्या हो जाता है, R1 प्लस R2। इन द केस ऑफ पैरेलल, जब हमने पैरेलल जोड़ते हैं, ऐसा केस में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। क्लियर हो गया। तो इसके जस्ट ऑपोजिट है इसमें सीरीज में कैसा है 1/, है, तो पैरेलल में क्या है, ऐड हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ पैरेलल हमारा कैसे होगा, अगर पैरेलल में जोड़ता हूं, इसका अगर K1 है, इसका K2 है, तो K इक्विवेलेंट आएगा K1 प्लस K2। इतना हमको याद रखना है। ये आया कैसे हम अभी देखेंगे। चलो पहले सीरीज में देखते हैं। जब सीरीज में मैंने कोई फोर्स लगा के, क्योंकि अभी फोर्स नहीं है, जब मैं किसी चीज़ यहाँ पर फोर्स लगा के इसको खींच दूंगा तो कुछ इलांगेशन होगा, और दोनों स्प्रिंग में इलांगेशन होगा। दोनों स्प्रिंग का इलांगेशन अलग अलग, दोनों स्प्रिंग का जो एक्स बनेगा अलग अलग बनेगा, क्योंकि K1 अलग अलग, फोर्स सेम है।
यहाँ पर मैंने जो फोर्स लगा दिए ये फोर्स सेम है, और यहाँ पर अगर एक्सपेंशन x हो गया, यहाँ एक्सपेंशन x1 हो गया, तो यहाँ एक्सपेंशन x2 हो गया, तो नेट कितना हुआ x1 प्लस x2, यानी कि हमने वहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं नेट x इक्वल x1 प्लस x2। अभी हम इंडिविजुअल फोर्स की बात करता हूँ। एक मजा की बात यह है, अगर मेरे पास सिंगल या सीरीज में है या सिंगल है, सीरीज में है या सिंगल है, यहाँ पर जैसे मैं खींचूंगा तो यह जो फोर्स होगा हर एक जगह फोर्स सेम है, और यहाँ पर जो भी हम स्टडी करते हैं स्प्रिंग का, ये मासलेस है। स्प्रिंग कैसा है? मासलेस है। तो मासलेस स्प्रिंग का जब भी हम खींचते हैं तो फोर्स हर एक जगह सेम लगता है, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह। हमने स्ट्रिंग में स्टडी किया था टेंशन के बारे में, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग कहीं कोई भी कैसे भी हो, क्योंकि मासलेस है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर जो भी फोर्स होगा इक्वल फोर्स होगा, तो इसमें भी इक्वल फोर्स, इसमें भी इक्वल फोर्स। इससे क्या हमें पता लग रहा है? और दोनों मिला के सेम फोर्स होगा, यानी कि हमारे पास क्या क्या फोर्स आएंगे। यहाँ अगर फोर्स की बात करूँगा तो K1 X1, सॉरी X1 है X2 है, K1 X1 इक्वल K2 X2 इक्वल, अगर पूरा मिला के यानी कि दोनों को मिला के मैं K मानता हूँ, K इक्विवेलेंट, तो एक K इक्विवेलेंट इंटू X, ये क्या है? दोनों मिला के नेट स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये नेट इलांगेशन, यानी कि X1 और X2 दोनों को मिला के जो इलांगेशन हुआ है। ठीक है, अब यहां से क्या हम पुट कर सकते हैं? ओके, चलो रहने दे। यहां से हमें क्या, एक नंबर इक्वेशन में ऐसे पूरा मिला के अगर मैंने एफ मान लूँ, क्योंकि हम एफ स्प्रिंग फोर्स है, ये के इक्विवेलेंट एक्स इक्वल एफ ही है, एफ मान लेता हूँ। तो x1 इक्वल क्या है? एफ बाई के वन, x2 इक्वल एफ बाई के टू, और x इक्वल एफ बाई के ई है। ओके, तो मैं x1 के जगह क्या लिख सकता हूँ? एफ बाई के वन। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इनको मैं इरेज करता हूँ, इसको पॉज करके नोट डाउन करना। ठीक है, ओके। ओके, एक और नंबर इक्वेशन में मैंने x के जगह क्या लिख सकता हूँ? एफ बाई के ई इक्वल x1 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ बाई के वन, ये इक्वल एफ, x1 इक्वल एफ बाई के वन प्लस एफ बाई के टू। इतना में किसी को कोई डाउट नहीं? तो सारे एफ क्या है? कॉमन हो जाएंगे और एफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है? के ई इक्वल 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू। आ गया ना फार्मूला? ये फार्मूला आ गया। तो जब भी सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे तो के साथ क्या होगा? 1 बाई के ई इक्वल 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू। इसको हमको याद रखना है। अभी आ जाओ सीरीज में, सीरीज की केस में सेम हम एक्सपेंशन करेंगे सीरीज में। यहाँ पर कोई फोर्स लगा के, यहाँ फोर्स लगा दिया, तो इस केस में K1 और K2 अलग अलग है। हम जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है दोनों यहाँ एक ही जगह से हम प्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि x होगा, इसमें भी x होगा। खींचा जो फोर्स है, अगर सेम डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर फोर्स अलग अलग होगा। क्यों फोर्स अलग अलग होगा? पैरेलल में फोर्स अलग अलग होता है, सीरीज में सेम है, पैरेलल में इसलिए होगा। इसका K1 अलग है, K2 अलग है, x दोनों एक है। K1 और K2 अलग होने से पक्का फोर्स अलग होगा, सेम फोर्स नहीं, क्योंकि K1 और K2 सेम होता तभी तो फोर्स सेम होगा। F इक्वल क्या है? K इंटू एक्स। तो यहाँ पर K1 अलग है और दूसरे की K2 है,
तो पक्का ये F1 होगा, ये F2 होगा, फोर्स अलग है। ठीक, हाँ पहले के केस में हमने फोर्स क्योंकि ये K1 एक्शन दोनों का प्रोडक्ट करके जो मिला है वो, और इसका जो दोनों प्रोडक्ट मिला वो सेम है, क्योंकि सेम सीरीज में है। एक फोर्स है, एक स्प्रिंग एक फोर्स, ये अलग अलग स्प्रिंग अलग अलग फोर्स। तो हम इस केस में क्या लिख सकते हैं, इस केस में तो इस फोर्स को हम मान लेते हैं F1, इस फोर्स को हम मान लेते हैं F2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं F इक्वल F1 प्लस F2। जिस फोर्स से खींचा, इस फोर्स दोनों स्प्रिंग में अलग अलग फोर्स डिवाइड हो गया, कितना हुआ, एक F1 है, F2 है। तो इस केस में F1 इक्वल K1 इंटू एक्स, F2 इक्वल K2 इंटू एक्स, और हम टोटल दोनों मिला के कॉम्बाइंड अगर एक मान लेते हैं तो उसका इक्विवेलेंट K ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x है, यानी कि K इंटू एक्स इक्वल F1 मतलब K1 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू एक्स। हर एक्स में x क्या है, कॉमन है, क्योंकि उतना एक्सपेंशन हो दोनों केस में। तो x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा Ke इक्वल K1 प्लस K2, ये हो गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, यानी कि सीरीज की केस में, पैरेलल की केस में। क्लियर हो गया। तो ये सीरीज की केस में जब जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट K1 Ke ये, और पैरेलल में रिजल्टेंट Ke है। याद रहेंगे, अगर भूल जाते हैं तो हमें ये याद रखना, क्या याद रखना है, रेजिस्टेंस के उल्टा। बस मैं इरेज करने जा रहा हूँ। इसी फार्मूला को यूज करके इसको हम देखेंगे, ये जो हमने लिखा था ये क्या सही है, हम एक बार चेक कर लेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। पॉज करके नोट डाउन करते रहना। ओके, फार्मूला याद है ना, क्या है, सीरीज में क्या है, पैरेलल में क्या है। ओके, मैंने बताया था 1:2 में जब हमने लेंथ को तोड़ा तब न्यू K कितना हुआ, ये और ये दोनों को जब तोड़ा, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो रिजल्टेंट मेरे को कितना आना चाहिए, K आना चाहिए। पहले तो K ही था ना, K को मैंने तोड़ा। ये किस में है, सीरीज में है। जब मैं तोड़ के जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा, सीरीज में। तो सीरीज में फॉर्मूला में यूज करेंगे। सीरीज में फॉर्मूला क्या है, ये K1 हो गया, ये K1 है, K2 है, और सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सीरीज में हम जानते हैं 1/Ke इक्वल 1/K1 प्लस 1/K2। क्लियर है। ओके, तो K1 का वैल्यू कितना है, 1/K1 मतलब 1/3K प्लस 1/3K डिवाइडेड बाई 2। तो 1/3K प्लस 1 इंटू 2/3K, तो इस क्या आ जाएगा, ये 3K 1 प्लस 2 इक्वल 3/3K। ये क्या हमको निकालना, Ke 1/Ke नहीं निकालना, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/Ke इक्वल क्या आ गया, 3/3K, 3 कैंसिल, 1/K, तो हमें Ke कितना होगा, K आ गया ना। हमने K को ही तो तोड़ा था, अबे आ गया। तब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी के रिलेटेड, ठीक है। ओके, तो पहले बताया गया है कि इस प्रकार ये वाला एक सिंगल है, तो इसको पहले आधा आधा तोड़ा, तोड़ने के बाद K बन गया, फिर इसको पैरेलली जोड़ा, तो ऐसा किसमें K कितना होगा, यानी कि पहले हमने आधा किया, आधा करने से नया K बना, 2K, उन दोनों को मैंने क्या किया, पैरेलली कनेक्शन कर दिया। ओके, ऐसा। तो इसका क्या होगा, लेंथ क्या था, L/2 और K कितना है, 2K और 2K। तो अभी इसका Ke कितना है, ये कैसा है, पैरेलली में क्या है, ऐड होता है, तो 2K प्लस 2K 4K हो गया, कहानी खत्म। एक क्वेश्चन होता है,
तो हमें फॉर्मूला अगर याद रहेगा आसानी से देख के ही कर देंगे। अभी तो बहुत टाइम लगा ये सारी चीज़ों को सोचते देखने। जैसे हमारे पास आ जाएगा तो टक करके कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फार्मूला याद हो गया। हमें फार्मूला तो ड्राइव नहीं करना है ना, फार्मूला एक ही बार ड्राइव होता है, बाकी फार्मूला हमको माइंड में रखना है। ड्राइव इसलिए करना है कि फार्मूला आया कहाँ से, तो हम भूलेंगे नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते तो, ठीक है। ओके, तो ये था स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि इस स्प्रिंग का इलांगेशन क्या होता है, यानी कि किसी स्प्रिंग का अंदर अगर कोई वेट में रखता हो तो स्प्रिंग एक टाइम क्या आएगा, नीचे की तरफ आके नीचे की तरफ इलांगेशन होगा। तो इलांगेशन कितना होगा, कैसे हम निकाल सकते हैं, उसी को देखेंगे। यानी कि स्प्रिंग इलांगेशन। पहला केस देख लेते हैं। एक नंबर में मैंने स्प्रिंग डाल दिया, ये मेरा स्प्रिंग है। अच्छा, ये नेचुरल लेंथ है, हमने स्प्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने ये 2 kg मास लगा दिया है। तो जैसे 2 kg मास दे दूंगा तो स्प्रिंग क्या होगा, नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि ये मास के पास फोर्स है। कौन सा फोर्स है, mg फोर्स। mg फोर्स में नीचे ले आएगा, यानी कि एक्सपेंशन होगा। तो हमने मान लेते हैं, अच्छा नेक्स्ट केस देखते हैं, एक्सपेंशन वाला लिख देते हैं थोड़ा बड़ा करके बना के। ओके, ये हमारा एक्सपेंशन हो गया 2 kg। एक्सपेंशन खत्म होने के बाद मतलब हमने धीरे धीरे छोड़ते हैं इस स्प्रिंग को। हमने ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है और स्प्रिंग मासलेस है। तो इस कंडीशन को बोलता है इक्विलिब्रियम स्टेट। इस इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारा एक्सपेंशन हुआ, हमारा ओरिजिनल लेंथ ये था तो कुछ x बना। तो पूछा जाता है व्हाट इज एलांगेशन, x कितना है। तो इस चीज़ों को करने के लिए नीचे कौन सा फोर्स है, mg 2 × g। नीचे जो फोर्स है इक्विलिब्रियम है, ऊपर भी उतना ही फोर्स होगा। तो ये फोर्स कितना होगा, 2g। ये 2g एक्चुअली कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स। यानी कि इस केस में स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू g। स्प्रिंग फोर्स का मतलब क्या है, k × x इक्वल टू g। तो x कितना हो गया, 2g डिवाइडेड बाई k। तो हमारे पास क्वेश्चन में k का वैल्यू दिया रहेगा 2 Nm/मीटर, 1 Nm/मीटर। उसी हिसाब से हमने k का वैल्यू जैसे पुट कर देंगे तो हमें इलांगेशन आ जाएगा। हो गया क्लियर, हो गया। यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट इस वेट की वजह से हुआ। ओके, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स किस तरफ होगा, स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेचुरल लेंथ को कम करना चाहता है। तो नेचुरल लेंथ क्या है, नीचे की तरफ हुआ तो ये ऊपर की तरफ खींचेंगे। सेम यहाँ पर भी नेचुरल लेंथ को कम करना चाह रहा है, अपना लेंथ पे आना चाहता है। तो यहाँ पर भी फोर्स कैसे लगेगा, ये यानी कि जस्ट लाइक ए टेंशन। हमने टेंशन में देखा था अवॉय फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से अवॉय, इस ऑब्जेक्ट से अवॉय। देखिए ये भी FSP, ये भी FSP, और ये सिंगल स्प्रिंग है इसलिए फोर्स क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर अगर फोर्स 2g है यहाँ, तो यहाँ कितना होगा, 2g है। पूरे लेंथ में कितना है, 2g है। कोई भी अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है इस प्रकार प्रॉब्लम में, जो लटका हुआ है उसमें स्प्रिंग को स्ट्रिंग से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स है, टेंशन। इसके अंदर क्या है, स्प्रिंग फोर्स। तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स और टेंशन इक्वल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कभी भी अगर थोड़ा कंफ्यूज लगता है तो स्प्रिंग को स्ट्रिंग से, 95% केसेस में स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो। ठीक है, ओके। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। इधर देखो अरेंजमेंट कैसा है। एक पुली है, पुली फिक्स्ड है, इसमें एक स्प्रिंग्स है, इसमें एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ 2 kg और स्प्रिंग में 4 kg है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पुली है और 4 kg मास ज़्यादा है, तो पक्का 4 kg की तरफ इस तरफ क्या है, मूव करेंगे। सिंस स्प्रिंग है, स्ट्रिंग है तो एक्सटेंसिबल नहीं है,
तुरंत टेंशन पकड़ लेगा। लेकिन स्प्रिंग क्या है, अपना जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से हट के एक्सपेंशन होके, एलांगेशन होके उसके बाद क्या मूव करना शुरू करेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा, इस तरफ मूव करेंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जब आता है तब इसमें पक्का स्प्रिंग फोर्स होगे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग फोर्स या टेंशन, इसमें स्प्रिंग फोर्स टेंशन सेम रहेगा क्योंकि एक ही है। जो स्प्रिंग फोर्स होगा वही टेंशन होंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है टेंशन कितना, एक्सीलरेशन कितना या एक्सपेंशन कितना हुआ। क्या क्या पूछा है, स्प्रिंग फोर्स या टेंशन दोनों में से कोई सा भी एक, मतलब सेम है, ये पूछा है। एक्सीलरेशन कितना है और एक्स कितना होगा। इस प्रकार भी अब हम फ्री बॉडी डायग्राम, जितना भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो न्यूमेरिकल्स करेंगे सारे फ्री बॉडी डायग्राम से ही है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम अलग से नहीं बना रहे, यहीं पर बना रहे हैं। क्या है, इसको हम देखते हैं। नीचे की तरफ कितना है 2g, ऊपर की तरफ टेंशन t, और ए कैसे भाग रहा है ऊपर की तरफ, तो एक्सीलरेशन किस तरफ होगा ए। अच्छा, दोनों में एक्सीलरेशन सेम होगा क्योंकि एक ही साथ एक ही बधा हुआ है। ये जितना ऊपर जाएंगे ये उतना नीचे आ जाएंगे उतना टाइम पे, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यानी कि एक्सीलरेशन में अगर सेम स्ट्रिंग या सेम स्प्रिंग से अटैच है तो उसका एक्सीलरेशन भी सेम होगा। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिलता है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, T माइनस mg, यानी कि नेट फोर्स। न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स T माइनस नीचे 2g इक्वल मास, उसकी मास, इसकी मास 2 है, इनटू एक्सीलरेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 है। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से ऊपर की तरफ जा, ये नीचे की तरफ आ रहा है एक्सीलरेशन से, ये हैवियर है उससे, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है 4 इंटू जी, m इंटू जी। 4 क्यों लिख रहा हो, मास है, m इंटू जी। ऊपर की तरफ कौन सा FSP फोर्स, और FSP और T सेम है तो हम इसको भी T मान सकते हैं, तो T मान लिया। तो ऊपर T, नीचे 4g, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो ये ग्रेटर है, 4g माइनस टी हो गया। नेट फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन, इसकी मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि 4g माइनस टी इक्वल 4 इंटू ए। इक्वेशन 2 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इसे t और t कैंसिल, 4g माइनस 2g यानी कि 2g इक्वल 6a। तो एक्सीलरेशन यहाँ से आएगा, एक्सीलरेशन इक्वल g/3। तो हमें एक्सीलरेशन निकाल गया। एक्सीलरेशन g का वैल्यू अगर 10 रखता हूँ तो 10/3 है आंसर। न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं कैलकुलेशन की वजह से g का वैल्यू g रख रहा हूँ। ओके, तो हमने एक्सीलरेशन निकाल दिया। तो हमको अभी क्या निकालना, टेंशन। टेंशन निकालने में इक्वेशन नंबर 1 में एक्सीलरेशन पुट कर दूंगा तो टेंशन आ जाएगा। तो करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है, t माइनस 2g इक्वल 2 इंटू ए। यहाँ पर t रख देता हूँ, 2g उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन की जगह में क्या बैठा सकता हूँ g/3, इसके एलसीएम हो जाएगा 3, 6 to 8, यानी कि 8g/3 हमारा क्या निकल गया, टेंशन। टेंशन ही तो FSP है, तो यानी कि FSP कितना निकला फिर, FSP दैट इज टेंशन दैट इज 8/3 इंटू जी। अभी हमको और क्या निकालना है, और क्या निकालना, x निकालना है। तो FSP का मतलब है k इंटू एक्स इक्वल 8/3 इंटू जी। तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल 8g डिवाइडेड बाई 3k। तो k का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, k का वैल्यू पुट कर देंगे, g का वैल्यू 10 पुट कर दिया तो हमारे पास x भी आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होगा, x का यूनिट होगा मीटर, k का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। तो यूनिट पे ध्यान रखना है, k का न्यूटन पर मीटर, x का मीटर, जहां पर भी फोर्स लगेगा वो न्यूटन है। क्लियर हो गया, ओके। तो और एक्सीलरेशन पे कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इन सारी चीज़ों को, टेंशन और फोर्स सेम है तो टेंशन का भी न्यूटन होगा। इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सा टर्म्स पढ़ रहे हैं, उस टर्म्स का यूनिट क्या है, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस देखा है, सुना है। स्प्रिंग बैलेंस पे इस प्रकार स्प्रिंग रहता है,
जैसे कोई वेट आता है तो उस वेट का रीडिंग देता है। एक्चुअली रीडिंग क्या दे रहा है, ये इसका जो FSP वो दे रहा है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स जहाँ पर है वहाँ इलांगेशन भी होगा, यानी कि यहाँ से अगर नेचुरल लेंथ ए था तो इसमें कुछ इलांगेशन हुआ x, तो हमें यहाँ पूछ रहा है FSP क्या है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स कितना है और एलेंगेशन कितना है इस सिस्टम में। और यहाँ पर पुली के साथ क्या अटैच है, 2 kg और 3 kg। सिंस ये मूवेबल है, मूव कर रही है और एक ही रस्सी से, तो इसमें एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन के बारे में पूछा है कि एक्सीलरेशन कितना है इन सिस्टम में। साथ साथ में इसमें टेंशन कितना होगा, टेंशन होगा स्ट्रिंग से बना हुआ है, इसमें जब टेंशन होगा इसी में भी सेम टेंशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। तो यहां पर अगर टेंशन है, यहां पर टेंशन T है, तो यहां पर कितना होगा, स्प्रिंग क्या है, मासलेस है। तो जहां पर मैं बताया कंफ्यूज है, तो स्प्रिंग को कैसे रिप्लेस करेंगे, स्ट्रिंग से। तो अगर ये स्ट्रिंग होता तो इस तरफ टेंशन T, इस तरफ टेंशन T, इस तरफ भी टेंशन T, तो इस तरफ क्या होगा, टेंशन 2T। और यही 2T एक्चुअल में क्या, स्प्रिंग फोर्स है। तो अगर मेरा टेंशन T मिल जाए तो उसके साथ दो प्रोडक्ट करके मुझे क्या मिलेगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स मिल जाए, स्प्रिंग फोर्स इक्वल K इंटू एक्स, तो एक्स भी निकाल जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम से इसको निकालेंगे। तो पहले एक एक से एनालिसिस करते हैं। तो इस तरफ क्या है 2g, ऊपर की तरफ क्या है t, और ये मास किस तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। कौन सा एक्सेलरेशन a, तो इस केस में नेट फोर्स अभी देखते हैं। नेट फोर्स यानी कि t माइनस 2g इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार इसमें कितना होगा, नीचे कितना है 3g, ऊपर की तरफ t, और आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये ग्रेटर है 3g माइनस टी इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया, ओके। 3g माइनस टी मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया 2, 1 और 2 को हम जैसे ऐड कर देंगे, 3g माइनस जी इक्वल 5 है। तो यहाँ से हमें a इक्वल g/5 ये हमें मिल गया, एक्सेलरेशन आ गया है, बस खत्म। एक नंबर से हमको क्या मिलेगा, t माइनस 2g इक्वल 2 इंटू g/5। तो यहाँ से हमें t इक्वल 2g प्लस 2g/5, तो एलसीएम ले लेंगे 10 यानी कि 12/5 इंटू जी, ये हमारा मिल गया टेंशन। अभी हमको निकालना है FSP इक्वल टू टी। तो हम निकालते हैं FSP इक्वल 2 इंटू टी। 2 इंटू टी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 12/5 से, ओके। 12/5 इंटू जी यानी कि 24/5 इंटू जी, ये हमारा क्या मिल गया FSP निकाल गया। अब अभी क्या निकालना, इलांगेशन x निकालना। तो हम जानते हैं FSP का मतलब k इंटू एक्स इक्वल 24/5 इंटू जी। तो हमें x आ जाएगा 24g डिवाइडेड बाई 5 इंटू के, और k का वैल्यू जैसे दिया रहेगा हम निकाल सकते। तो हमें ये मिल गया। उसके बाद ये FSP आ गया है, टेंशन आ गया और एक्सेलरेशन आ गया, सारा आ गया। तो बहुत आसान है, बहुत आसान। तो कभी कभी हमसे पूछेगा सिर्फ रीडिंग कितना है, रीडिंग कितना दे रहा है। रीडिंग का मतलब क्या है, इस पर क्या टेंशन पैदा, क्या FSP है, ये वैल्यू आ जाएगा, इतना न्यूटन है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रीडिंग हमें पता कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। अच्छा, कोई और ऐसा आता है जैसे हमने क्या पढ़ा था, वेट मशीन के पढ़े थे, याद होगा। प्रीवियस वीडियोस अगर जिसको पता वो नहीं, प्रीवियस वीडियोस में जाके देखना कि हमने वेइंग मशीन के बारे में बात कर रहे थे कि लिफ्ट के अंदर हमने वेइंग मशीन रखा था, ऐसे रखा था वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल फोर्स। क्योंकि जैसे आदमी यहाँ पर खड़ा हो गया तो आदमी वेइंग मशीन के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स देगा, उल्टा नॉर्मल फोर्स कौन देता है, मशीन भी आदमी के ऊपर है, न्यूटन का थर्ड लॉ पैर में होता है। तो जो आदमी इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स दे रहा है उस फोर्स का रीडिंग देता है, और वही वेइंग मशीन का वेट है, इस आदमी का वेट है। लेकिन जब इसको हमें किसी एक्सीलरेशन में और
अप या डाउन करा रहे थे लिफ्ट के अंदर, तब उसमें नॉर्मल फोर्स अलग हो रहा था, यानी कि इसका जो वेट है अलग दिखा रहा था। सेम केसेस अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ स्प्रिंग फोर्स से, किससे करूँगा, स्प्रिंग बैलेंस से, तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया ए। अगर कोई मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, तो ये तो बिल्कुल सही दिखाएगा, इसका जो टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही मूव करेगा अपवर्ड मूव करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे, डाउनवर्ड कम हो जाएगा। अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल करता है तो इसमें बिल्कुल वेटलेस, मतलब वो एक्सटेंशन में आएगा ही नहीं, ये इसका जो है स्प्रिंग बैलेंस में शो नहीं करेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा उस वीडियोस में जाके देखे ना, और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया? ओके, अभी हम देखते हैं कुछ और इलांगेशन थोड़ी सी हट के। ओके, हमारे पास दो सिचुएशन है, देख के डरना नहीं है, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट वही है। क्या है? पहला कंडीशन में यहाँ पर स्प्रिंग से बंधा हुआ ये 5 kg है। अभी सिस्टम को देख के हमें पता लग रहा है कि 5 kg अपने नेचुरल लेंथ पे है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे स्लोप में है, स्लोप की वजह से स्लाइडिंग करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो भी ये है सरफेस है, स्मूथ है, ये जो सरफेस है स्मूथ है, इसमें कोई फोर्स नहीं, देयर इज नो एनी फ्रिक्शन फोर्स। ओके, जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये इसके ऊपर कंप्रेस कर देगा, जैसे कंप्रेस कर देगा तो इसके ऊपर इसका नेचुरल लेंथ को ऊपर इफेक्ट पड़ा, यानी कि छोटे कर दिए, तो अपने नेचुरल लेंथ पे आने के लिए इसका ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। सेम इधर भी ऑपोजिट की तरफ होगा, वो उस तरफ होगा तो ये भी ऑपोजिट की तरफ। तो इस स्प्रिंग फोर्स ये इसकी कंप्रेस किया तो इसका नेचुरल लेंथ से कुछ लेंथ घट गया है, उसको हम मान लिए x। तो हमें इस एलंगेशन कंप्रेशन को निकालना है, यानी कि हमें कुल मिला के स्प्रिंग फोर्स को अगर निकाला जाए तो ये भी आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें कैसे निकालेंगे, हमें ये देखना है कि इस डायरेक्शन में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। अभी तक तो हमें इस प्रकार था तो हमें पता लग रहा था mg कर रहा है, क्या इसमें mg पूरा mg हो रहा है? नहीं हो रहा है, mg का कुछ कंपोनेंट हो रहा है। हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देखा इस प्रकार न्यूमेरिकल करने के लिए। क्या देखा कि जैसे इस प्रकार अरेंजमेंट आता है तो हमने फोर्स mg को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते थे। कैसे? तो यहाँ पर मैं इधर बना लेता हूँ, चलिए इधर बना लेता हूँ, ये हो गया। ओके, ये मेरा कोई भी मास है तो मास का बिल्कुल इसकी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है mg, मास इनटू जी। अगर ये एंगल थीटा हमने देखा तो ये एंगल अगर इसके परपेंडिकुलर देता हूँ इसकी परपेंडिकुलर, तो ये भी हमारा थीटा ऑलरेडी हमने प्रूव करके देखा। क्लियर हो गया? थीटा। ओके, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो ए mg है, इस डायरेक्शन में क्या होगा mg cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल लगा रहता है वो cos थीटा होता है, और इसका जस्ट परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर इस तरफ हो जाएगा mg sin थीटा। ये जो है इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन कौन सा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो सरफेस की परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा दोनों बैलेंस हो रहा है। इसके मोशन होने का एक ही कारण, एक ही फोर्स वो काम कर रहा है, mg का एक ही कंपोनेंट, वो mg sin थीटा। सेम केसेस यहाँ पर भी होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है वही तो FSP है, वो फोर्स कौन सा? mg sin थीटा। तो इस केस में mg sin थीटा क्या होगा? m मतलब मास 5 g sin थीटा sin 37 डिग्री, यही है हमारा FSP। sin 37 डिग्री हमने ऑलरेडी 37 डिग्री और 53 डिग्री वाला ट्रायंगल कोई बार स्टडी किया। कैसे होता है? ये 5 3 4
इस प्रकार अगर हमारा ट्रायंगल है तो ये वैल्यू कितना है 53 डिग्री और ये कितना है 37 डिग्री। तो हमको निकालना क्या था, साइन 37 मतलब साइन 37 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर इसका ऑपोजिट है और ये बेस है, यानी कि 3/5 होगा, 3/5। बस अब यहाँ पर हम क्या बैठाएंगे, 5g इंटू 3/5 दैट इज FSP। तो हमें FSP कितना आ गया, 5 कैंसिल दैट इज 3g, यानी कि हमारा 3g FSP आ गया है। ये वाला फोर्स निकल गया, FSP निकल गया। तो FSP का मतलब क्या है, K इंटू एक्स इक्वल FSP 3g। तो हमें x कितना मिलेगा, x इक्वल 3g डिवाइडेड बाई k, और k का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, हम आसानी से कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। तब मीटर होगा जब k का वैल्यू होगा न्यूटन पर मीटर। अगर मान लो न्यूटन पर सेंटीमीटर दे दिया तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और f का वैल्यू होगा क्या, न्यूटन में। अगर डाइन दे दिया तो फिर न्यूटन में हमें कन्वर्ट करना है। एक ये बेसिक चीज़ है, ये हमें मालूम होना चाहिए। जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल का हर एक यूनिट एक जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही, CGS है तो CGS है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम किसको मानते हैं, ऐसा यूनिट को, हर यूनिट ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट करके फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। क्लियर हो गया इतना, ये क्लियर हो गया। और ये जो है ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या था, ये कंप्रेस हो रहे थे, ये कंप्रेस हुआ है, और इसमें क्या एक्सपेंशन हुआ है। तरीका सेम है, तो इसमें एक्सपेंशन को यानी कि इलंगेशन को निकालना है। ये होमवर्क है, खुद करके कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में। अरेंजमेंट सेम है, ए और बी, दो केस हम अलग अलग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम किसको काटेंगे, इसको काटेंगे। किससे काटेंगे, केसी से काट दिया। यानी कि स्ट्रिंग अगर काटते हैं तो क्या हालात होता है, स्प्रिंग अगर काटते हैं तो क्या हालात होता है, ठीक है, ओके। यानी कि एक बार स्ट्रिंग काट के देखेंगे, एक बार स्प्रिंग काट के देखेंगे। इसमें 3 गोल्डन रूल्स है। इन प्रकार करने के लिए सबसे पहले एक नंबर हमें नीचे वाला ब्लॉक को एनालिसिस करना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके जाना है, कितना भी ब्लॉक दिया हुआ हो। क्लियर हो गया। एनालिसिस का मतलब इसकी FBD बनाना है, काटने से पहले और काटने के बाद, काटने से पहले और काटने के बाद, नीचे से स्टार्ट फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे से चलना है। दूसरे नंबर, जब भी हम स्ट्रिंग को काटते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, जब स्ट्रिंग को काटते हैं तुरंत इसका जो टेंशन फोर्स है 0 हो जाता है। ऐसे काटिंग ऑन प्रॉब्लम्स, इसका जो प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है ये ऐसा है कि काटने के तुरंत बाद का मतलब उसी इंस्टेंट, जीरो टाइम में हमसे पूछा जाता है ब्लॉकों का एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इसका या टेंशन फोर्स, इस प्रकार हमें पूछा जाता है। थोड़ी देर के बाद नहीं, थोड़ी देर के बाद तो कुछ और ही हो जाएगा, उसी इंस्टेंट। तो इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने स्ट्रिंग काट दिया तो उसी इंस्टेंट में टेंशन 0 हो जाता है, कहानी खत्म। उस टाइम इसका पास जो स्प्रिंग फोर्स है, क्योंकि ये सारे इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना, जब तक मैंने काटा नहीं। इक्विलिब्रियम स्टेट में तो इसके पास टेंशन फोर्स होगा स्ट्रिंग में, इसके पास क्या है, स्प्रिंग फोर्स होगा, यानी कि FSP। तो इनिशियल कंडीशन ये मान रहा है कि जब मैं स्ट्रिंग को काटता हूँ तो टेंशन के साथ क्या होता है 0, और FSP के साथ FSP जितना था उतना ही रहता है, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके वजह से हुआ, लेंथ को बढ़ने से, और लेंथ घटते घटते टाइम लगता है। यानी कि ये जो एक्सपांशन हुआ है, इलांगेशन हुआ है, ये काटते तुरंत नहीं होता है, थोड़ी टाइम लेता है। इसीलिए उस कंडीशन में FSP नॉट इक्वल 0, ये पहला कंडीशन है। स्ट्रिंग काटना मतलब टेंशन 0, ये नहीं 0, वो जितना इतना ही है, खत्म। दूसरे केस, जैसे मैंने स्प्रिंग को काट दिया तो तुरंत स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएंगे,
क्योंकि वापस अपना लेंथ पे पहुंच जाता है जैसे ही काट देता है। फिर उस केस में टेंशन के साथ क्या होगा, टेंशन के साथ या तो 0 होगा या तो एडजस्ट करेगा, क्योंकि टेंशन एक एडजस्टिंग फोर्स है। तो दो ही कंडीशन को याद रखना है, स्ट्रिंग काटा टेंशन 0, एफएसपी 0 नहीं है, लेकिन जब स्प्रिंग को काटेंगे एफएसपी 0 हो जाएगा, टेंशन एडजस्ट होगा। 0 भी हो सकता है या कुछ और वैल्यू हो सकता है, हम जैसे न्यूमेरिकल करेंगे देखेंगे। तो 3 रोल हो गया, 1 नंबर स्टार्ट फ्रॉम बिलो, 2 नंबर स्ट्रिंग काटने से टेंशन 0, तीसरा नंबर स्प्रिंग काटने से स्प्रिंग फोर्स 0। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास हमेशा याद रखना है, टेंशन 0 और एफएसपी नॉट इक्वल 0 कब, जब स्ट्रिंग हम काटते हैं, इन द केस ऑफ स्ट्रिंग काटिंग। ठीक है, और एफएसपी 0 और टेंशन एडजस्ट हो जाएंगे, जब क्या काटेंगे, स्प्रिंग को काटेंगे, स्ट्रिंग नहीं स्प्रिंग काटेंगे। ये तीनों को याद रखना, इस हिसाब से हम करेंगे। डन, शुरू करें। चलो पहला क्वेश्चन में 3 kg और 5 kg का मास एक स्ट्रिंग और एक स्प्रिंग से इस प्रकार हुआ है। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। कौन से स्टेट में, इक्विलिब्रियम। इस केस में अगर स्ट्रिंग काटता है तो इस दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछ रहा है, एक्सीलरेशन ब्लॉक 1, एक्सीलरेशन ब्लॉक 2, ये पूछा जा रहा है। काट क्या रहा है, स्ट्रिंग को। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम में हमने इसको एनालिसिस करके फिर बड़ी डायग्राम बना के देखेंगे कि फोर्सेस क्या क्या है, उसके बाद काट देंगे। क्लियर है, अरे रेडी है, गुड। चलो, इक्विलिब्रियम स्टेट है तो जितना नीचे है उतना, नीचे कितना 5 × g, और एफएसपी कितना होगा 5g। ओके, यहाँ पर कितना होगा 5g। बहुत बढ़िया। ये क्या है, इसका भी 3 kg, इसकी मास के वजह से क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये 3g। तो नीचे 3g और 5g, तो दोनों मिला के ऊपर कितना टेंशन कितना होगा 8g, यानी कि 8g टेंशन ऊपर। तो टेंशन 8g हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया 5g, और ये हो गया कब, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अभी कर क्या रहा है, हम इसको काटेंगे, इसको काट देंगे। काट दो, अरे सीजर उल्टा बन रहा है। ठीक है, जैसे ही काट देंगे तुरंत, इंस्टेंट की कहानी है, तुरंत क्या क्या हाल होगा ये हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा। जैसे ही इस स्ट्रिंग को काटा, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स नॉट 0, उसी इंस्टेंट में 0 नहीं है। ऐसा केस में नीचे जितना ऊपर उतना 5g, नीचे 5g, तो इसका एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सेम फोर्स है। ठीक है, तो यानी कि इस केस में इसका हो जाएगा 0, किसका, नीचे। तो ऊपर वाला ब्लॉक का क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक देखो, जैसे ही टेंशन में इस पर काट दिया तो 8g मिल के टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाला ब्लॉक का अगर मैं देखता हूँ इसकी, तो ऊपर फोर्स कितना है 0, क्योंकि काट दिया। नीचे फोर्स कितना है, इसका मास की वजह से यानी कि 3g, और स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये हो जाएगा 5g, क्योंकि ये अटेन करेगा। हमने क्या रोल में क्या है, एफएसपी इज नॉट इक्वल 0 उस समय। तो टोटल मिला के 3g और 5g 8g नीचे की तरफ आ रहा है। तो नेट फोर्स कितना है, 8g - t इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ। यानी कि 8g इधर वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स तो है नहीं, इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका मास कितना है 3 kg, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमें पता लगा एक्सीलरेशन इक्वल 8/3 इंटू g। ये हो गया इसका एक्सीलरेशन। किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड है। ये कब का कहानी है, कटने के तुरंत बाद। डन। तो इसका एक्सीलरेशन कितना है 0, क्योंकि ये जो फोर्स है वो अटेन ही रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा जो ऊपर कुछ हरकत हुआ है, थोड़ी देर के लिए, उसी इंस्टेंट। ठीक है, तो ये ऐसे रुका हुआ रहेगा 5g, लेकिन ये भाई साहब कितना एक्सीलरेशन से आएगा 8/3g। g का वैल्यू अगर 10 बैठा दो तो 80/3g होगा। इतना मीटर पर सेकंड इस पर ऊपर से आ जाएंगे। केस नंबर 1 खत्म हो गया। अभी केस नंबर 2 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2, सिचुएशन वही है, अरेंजमेंट वही है। तो अरेंजमेंट वही है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट का सम है,
नीचे 5G, ऊपर 5G, 5G, 3G, 8G। टेंशन कितना? 8G है। अभी हम काटेंगे किसको? इसको काटेंगे। अभी क्या होगा दोनों ब्लॉक के साथ? एक्सीलरेशन में क्या फर्क आ जाएगा? तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें। जैसे इसको, क्योंकि नीचे से करना है हमको, जैसे एफएस एक काट देगा तो इसका एफएस भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके साथ एक्सीलरेशन क्या होगा? इसकी ब्लॉक को अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर फोर्स कितना है? इधर 0 हो गया और नीचे अपना 5G है। क्लियर हो गया? ओके। तो न्यूटन की सेकेंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगा 5G माइनस 0 इक्वल मास, ये 5 kg है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से क्या मिला? A इक्वल G, यानी कि ये बॉडी फ्री फॉल होगा। कोई भी चीज़ को अगर मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो इसको फ्री फॉल बोला जाता है। और इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसका वैल्यू है G, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया? G। अभी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम देखते हैं। तो इनकी फ्री बॉडी डायग्राम से ऊपर टेंशन और नीचे कितना है? ये 3G था। अच्छा, जैसे मैंने ये काट दिया तो ये 5G आउट हो गया, आउट हो गया। क्या बोला है? इसको काटते एफएस भी 0। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा? 3G। ये वाला क्या हो गया? 0 हो गया काटते ही। पहले टेंशन कितना था? 8G। अभी टेंशन कितना होगा? अभी देखते हैं। मान लेते हैं टेंशन T। तो यहाँ पर ये कोई मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। तो नीचे जितना ऊपर जितना, यानी कि T इक्वल क्या होगा? T इक्वल 3G। तो यहाँ पहले टेंशन कितना था? 8G। अभी टेंशन कितना? 3G। क्या टेंशन एडजस्ट कर लिया ना? तो इसलिए टेंशन एडजस्टेबल फोर्स है। तो हमने क्या बताया था कि जब एफएस भी 0 होता है या टेंशन 0 भी हो सकता है, तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, वो एडजस्ट कर लेता है। पहले 8G था, अभी 3G हो गया, उसको रिलैक्स मिल गया। डन। तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? कोई मूव नहीं कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन 0 है। ऊपर जितना फोर्स है नीचे उतना फोर्स है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। क्लियर हो गया? ओके। अभी हम देखते हैं तीसरा सिचुएशन। तीसरा सिचुएशन है क्या है? अरेंजमेंट। इसी अरेंजमेंट है ये। हमें काटा किसको? इसको काटना है। तो पहले हमने काटने से पहले इसका अरेंजमेंट देख लेते। एक इसमें कितना फोर्स है? 4 इंटू जी, मास इंटू mg फोर्स होता है। ऊपर क्या है? टेंशन है। ये भी फोर्स कितना होगा? टेंशन फोर्स 4G। इधर भी कितना होगा? 4G। सेम है, सेम स्ट्रिंग सेम। तो ये कितना है? 2G। तो 2G और 4G मिला के एफएस भी कितना मिल जाएगा? 6G। तो यहाँ पर भी 6G होगा। इतना हमें क्लियर हो गया। ये कब का कहानी है? इक्विलिब्रियम स्टेट में हमने स्ट्रिंग को काटा नहीं। अभी मैंने स्ट्रिंग को जैसे ही काट दूंगा, ये टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 0। 0 होते ही, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, 0 होते ही ये क्या? फ्री फॉल हो जाएंगे। तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? ये इक्वल G हो जाएंगे। फ्री फॉल है। नहीं तो करके देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। ऊपर की तरफ 0 फोर्स है और नीचे की तरफ 4G है। तो नेट फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा, मास कितना है इसका? 4 है, 4 kg है। तो 4 कैंसिल, A इक्वल G। मतलब कुल मिला के फ्री फॉल में आ जाएगा। इसके साथ क्या होगा? टेंशन तो 0 हो गया, इसमें सिर्फ 2G है। अभी हम देखते हैं। इस तरफ अभी के लिए 2G है क्योंकि टेंशन 0, ये 0 हो गया। ऊपर फोर्स कितना है? ऊपर 6G है, क्योंकि टेंशन 0 होने के साथ साथ एफएस भी 0 नहीं होता है। तो ऊपर 6G नीचे 2G, तो किस तरफ मूव करेगा? ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। क्या होगा फिर? नेट फोर्स न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से 6G माइनस 2G, मास, किसका मास? इसकी मास इंटू एक्सीलरेशन, उसकी इसकी एक्सीलरेशन, यानी कि 2 kg 2 इंटू ये। तो यहाँ से हमें 4G हो रहा है इक्वल 2 इंटू ए इक्वल 2G, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड में ऊपर की तरफ जाएगा। इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया? 2G। और इसका एक्सीलरेशन कितना मिला? G।
बहुत आसान है, सिर्फ यही चीज़ को याद रखना, t इक्वल 0, FSP इक्वल 0। अभी लास्ट करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया? 4 है, 3 ब्लॉक दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर मैं काट देता हूँ, किसको काटूंगा? इसको काटने से पूरे ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है। ठीक है, तो पहले हमने एनालिसिस करेंगे कहाँ से? नीचे से। तो ये कितना हो गया? 2g। तो टेंशन कितना होगा? 2g। बहुत बढ़िया। तो इधर भी 2g, इधर हो गया 4g, तो ये हो जाएगा 6g। ओके, यहाँ क्या होगा? 6g, इसके वजह से होगा 3g, तो 6 और 3 हो जाएगा 9g। g। ठीक है, g के ऊपर g आ गया इतना। बहुत बढ़िया, बेहतर। अभी देखते हैं कि हमने काटना किसको? इसको। जैसे ही काट दिया कोबा, तो ये क्या बन गया? 6g 0 बन गया, FSP 0, FSP 0, FSP 0। जैसे ये 0, ये पूरा सिस्टम डायरेक्ट फ्री फॉल होगा, मतलब हमने इसे जस्ट गिरा दिया है। जैसे दो चीज़ एक साथ फ्री फॉल होता है, उसका बीच में कोई भी टेंशन नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा? 0। ये जो 2g टेंशन दिखाई दे रहा है ना, ये भी 0 होगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, FSP जब 0 होता है टेंशन एडजस्ट करता है। तो कोई बार टेंशन कम हो रहा था, लेकिन इस बार टेंशन 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है। इन चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे, टेंशन 0 हो रहा है कि नहीं। ये 0 इतना तो हमने मान लिया ना। तो अभी इस दोनों ब्लॉक को करके हम देखेंगे कि इसका टेंशन 2g रहता है या 0 रहता है, इसका एक्सीलरेशन क्या है और इसके एक्सीलरेशन क्या है, और इसकी एक्सीलरेशन हम निकालेंगे। निकल जाएगा? ओके, शुरू करते हैं। इस ब्लॉक को देखते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक को देखते हैं, क्योंकि इसको काट दिया तो उस तरफ 0 है। इन दोनों ब्लॉक को हम एनालिसिस करते हैं। ऊपर की तरफ 0 है और इसका नीचे की तरफ 4g है, 4g रहेगा। और ये टेंशन ऐसा करके लगा हुआ है, ये 2 kg है, ये 4 kg है, 2 kg, और इधर 2g तो रहेगा। तो हमें ये लोचा पड़ रहा है कि यहाँ पर ये t क्या है, ये 2g है या कुछ और है, इसको हमें टेस्ट करना है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर 0 है, नीचे 4g है, तो और नीचे t है। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो इक्वेशन क्या बनेगा? 4g प्लस t इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका एक्सीलरेशन हम मान लेते हैं ये, और इस दोनों का एक्सीलरेशन सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से बना हुआ है, कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो 4g प्लस t दोनों एक ही डायरेक्शन में है, नेट फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन 4 इंटू a, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए नीचे की तरफ हो रहा है 2g, ऊपर की तरफ t, तो मास इंटू एक्सीलरेशन 2 इंटू a, ये हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 अगर ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 4g और 2g 6g, और a हो गया 6a। तो यहाँ से हमको a इक्वल क्या मिल गया? g। तो हमें एक्सीलरेशन कितना आया? g, और दोनों का ये सेम है, तो दोनों का हमें g मिल गया है। अभी हम चेक करते हैं टेंशन कितना है, यानी कि इसका बीच में जो टेंशन है वो 2g है या कुछ और है। तो हम एक नंबर इक्वेशन में मैंने क्या बैठा दूंगा? एक नंबर इक्वेशन 4g प्लस t इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन भी g। अभी तो निकला एक्सीलरेशन g, तो इसकी जगह पर g वाई पुट कर दिए, तो 4g कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर टेंशन इक्वल 0 है। तो यहाँ से पता लगता है कि ये काट के जैसे फ्री फॉल, क्योंकि दोनों के जी से जा रहा है, इसका मतलब दोनों सिस्टम एक साथ फ्री फॉल हो रहा है। और जब भी कुछ चीज़ फ्री फॉल हो जाता है तो उसके बीच का कोई कंटैक्ट, मतलब टेंशन नहीं रहता है, कोई रस्सी से बंधा हुआ। जैसे हमने अगर मान लो सिर के ऊपर कोई बैग लेके कूद गया तो हमें इसका ऊपर भारी फील होगा? नहीं होगा। ठीक है, जस्ट ऐसे कंटैक्ट में रहेगा, हल्का सा नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम एक्सीलरेशन में नीचे जा रहा है। क्लियर हो गया? तो टेंशन क्लियर हो गया, हमारे इन दोनों का एक्सीलरेशन। इसके साथ क्या होगा उसको देखते। तो ए पॉज करके नोट डाउन को, क्योंकि इसको इरेज करूँगा तभी तो जगह बनेगी। चलो, हो गया क्लियर? तो हमने इसका एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन, इसकी टेंशन हमने निकाल दिया। मैंने इसको हमेशा इसलिए रखा कि इसको जब भी डाउट होगा तो इस चीज़ों को हम देख के
इस पर हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा पोर्शन क्लियर हो गया। अभी इस जगह से लेके 3 kg के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, 3 kg ये FSP है तो 9 ही रहेगा। क्या बोला है? FSP इज नॉट इक्वल 0, जो है उतना ही रहता है, ठीक है। तो इस तरफ कितना हो जाएगा 9G, नीचे की तरफ कितना है 3G, और ये हमने काट दिया तो ये 0 हो गया। तो ऊपर 9G नीचे 3G, नेट फोर्स मिलेगा। नेट फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि 9G माइनस 3G इक्वल मास, इसका मास और इसी का एक्सीलरेशन जो हमको निकलना है ये है। तो यहाँ से हमें मिल गया 6G इक्वल 3A, तो A इक्वल कितना मिल गया 2G। ये हो गया इसका एक्सीलरेशन। ए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से नीचे आ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा कितना, W2 इंटू जी, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड में ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग होता तो ऊपर जाता, नहीं जाता है, हमने ऑलरेडी देखा। तो स्ट्रिंग में क्या करते हैं, टेंशन को सिर्फ क्या करता, कोई हरकत नहीं करते, टेंशन को सिर्फ एडजस्ट करते। नीचे जैसे ये 0 हो जाता तो टेंशन को एडजस्ट कर लेता, लेकिन स्प्रिंग फोर्स में एक्सेलरेटेड होता है। तो ये चारों सिचुएशन मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग आराम से कर लेंगे। ओके, कैरियर।